हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शुभम पोद्दार, योर मैथमेटिक्स टीचर। आई होप एंड विश कि आप सब बहुत अच्छे हों। आज की क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे फिर से। कुछ स्टूडेंट्स ने फिर कमेंट किया है, कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, कुछ डाउट्स हैं उनके। आज के क्वेश्चंस मिक्स्ड होंगे। कुछ क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन लीनियर इक्वेशंस का है और कुछ क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हैं। सो इस क्वेश्चन को देखिए, दिस वन इज फ्रॉम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, सो मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ फटाफट। A man invested an amount at 12% per annum simple interest। ठीक है, ये क्या, यहाँ क्या लिखा हुआ है? पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा, तो किसी शख्स ने, किसी आदमी ने, किसी व्यक्ति ने एक पर्टिकुलर अमाउंट 12% सिंपल इंटरेस्ट की रेट से कहीं इन्वेस्ट किया कर दिया है। ओके ओके, इतनी बात तो ये होगी। एड अनदर अमाउंट, और एक उसके पास दूसरा अमाउंट है और वो उसने इन्वेस्ट किया है 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट के रेट से। मतलब दो अमाउंट है उसके पास। एक अमाउंट को 12% सिंपल इंटरेस्ट की रेट से कहीं पर इन्वेस्ट कर रहा है और दूसरे अमाउंट को 10% सिंपल इंटरेस्ट की रेट से किसी दूसरी जगह इन्वेस्ट कर रहा है। तो यहाँ तक की बात ऐसी है कुछ। He received an annual interest of rupees 2600 मतलब इन दोनों ही अमाउंट पर 12% के हिसाब से और 10% के हिसाब से उसे टोटल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 2600 एट द एंड ऑफ द ईयर, एक साल के बाद। अच्छा, sorry, but if he had interchanged the amounts, अगर उसने 12% रेट पर जो अमाउंट लगाया था और 10% रेट पर जो अमाउंट लगाया था उन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दो, तो he would have received rupees 140 rupees less। अच्छा, मतलब अगर वो अमाउंट अदला बदली करके इन्वेस्ट करता तो उसको पहले 2600 रुपए मिल रहे थे, 2600, अब उसे 140 रुपए कम इंटरेस्ट मिलता। इस तरह की एक सिचुएशन आपके सामने क्रिएट की गई और कह रहा है कि बताइए व्हाट अमाउंट्स डिड ही इन्वेस्ट एट द डिफरेंट रेट्स। 12% की रेट पर उसने कितना इन्वेस्ट किया था और 10% की रेट पर उसने कितना इन्वेस्ट किया था। सबसे पहली चीज जो बेसिक बातें हैं कि इतने लंबे चौड़े क्वेश्चन को देख करके सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आ रहा है? देखिए, अगर इस क्वेश्चन को देख करके आपने पहले ही सोच लिया कि हाँ बस ये मुझसे नहीं लगेगा या इस तरह का कुछ है ना, इट्स नॉट अबाउट एग्जामिनेशन। आप जब रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं, नहीं भी आ रहा तब भी उससे भागिए मत, उसको फेस कीजिए, 2 बार 3 बार पढ़िए, देखिए आप क्वेश्चन को कहाँ तक अप्रोच कर सकते हैं। नहीं लगेगा, पूरा नहीं लगेगा, कोई बात नहीं, बट जहाँ तक भी लग सकता है मैं अजम्पशन कर सकता हूँ, मैं कोशिश कर सकता हूँ कि मैं किसी तरह इक्वेशन बना पाऊँ। नहीं तो मैं खाली अजम्पशन करूंगा बस, बट मैं पढ़ूँ तो सही, कम से कम क्वेश्चन को अप्रोच तो करना है। तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं लग रहा कि ये क्या बला है और मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है बात। मुझे बस इतना समझ में आ रहा है कि उसने कुछ रुपए 12% के हिसाब से कहीं इन्वेस्ट किया था और कुछ रुपए 10% के हिसाब से। लेट द मैन इन्वेस्टेड rupees X at 12% rate and rupees Y at 10% rate। इतना तो हमको समझ में आ ही रहा है कि ये दो अमाउंट की बात कर रहा है। मैंने शुरू में ही कहा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जो वर्ड्स प्रॉब्लम है कि आपको इंग्लिश अच्छी समझ में आए, मतलब इंग्लिश का हम मीनिंग अच्छा निकाल पाए। अगर आप प्रॉब्लम समझ गए तो आपको कोई ना कोई लीड मिल जाएगी कि कहाँ से क्वेश्चन की शुरुआत की जाए। तो मुझे इतना तो समझ में आ रहा था कि ये दो अमाउंट्स को पूछ रहा है हमसे, एक अमाउंट जो 12% पर इसने इन्वेस्ट किया और दूसरा अमाउंट जो इसने 10% पर इन्वेस्ट किया। अच्छा, तो मैंने क्या किया, सिंपली 12% वाले अमाउंट को, 12% पर इन्वेस्टेड अमाउंट को x रुपीज मान लिया और 10% पर इन्वेस्टेड अमाउंट को y रुपीज मान लिया। ओके, ये हमारा अजम्पशन हो गया। एक नंबर तो मुझे यही मिल गया। कुछ किया अभी तक हमने? अजम्पशन पे आपको 1 मार्क्स मिल जाते हैं फटाफट से। ओके, तो ये कह रहा है कि अगर ऐसा वो कर रहा है तो उसे टोटल एनुअल इंटरेस्ट 2600 रुपीज का मिल रहा है। ओके, तो मैंने किसी बैंक में x रुपए जमा किए 12% रेट के हिसाब से। मतलब बैंक वाले ने कहा कि भैया आप हमारे यहाँ x रुपए जमा करेंगे तो आपको मैं इस x रुपए पे 12% इंटरेस्ट दूंगा ईयर के एंड में, मतलब 100 रुपए पे 12 रुपए, इस तरह से।
12% का मतलब इतना तो मुझे मालूम है, वो 7th 8th में पढ़ा था। 12% का मतलब 100 पे 12, तो x रुपए पे कितना, तो x रुपए पे जितना इंटरेस्ट मिल रहा है 12% के हिसाब से, और y रुपीस पे जितना इंटरेस्ट मिल रहा है 10% के हिसाब से, ये दोनों इंटरेस्ट का सम 2600 रुपीज। इन दोनों अमाउंट्स पे जो जो उस बंदे को टोटल अमाउंट, जो टोटल इंटरेस्ट मिल रहा है, दैट टोटल अमाउंट इज, दैट टोटल इंटरेस्ट इज 2600 रुपीज। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, 12% of x plus 10% of y is equal to 2600। इतनी बात तो समझ में आ रही है। 2 बार 3 बार पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि x का 12% मिलेगा हमको साल के अंत में, y का 10%, सॉरी 10% ऑफ y, 10% ऑफ y है ना, x पर 12% मिलेगा साल के अंत में, और y पर 10% मिल जाएगा, और ये दोनों इंटरेस्ट ऐड करके 12% या 10% जोड़ करके टोटल मुझे 2600 रुपीज मिल रहे हैं। तो इस तरह की कुछ स्टोरी है। अच्छा, तो ऑफ का मतलब होता है इनटू, परसेंटेज को आपको फ्रैक्शन में चेंज करने आना चाहिए। 12/100 इंटू एक्स प्लस 10/100 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 2600 रुपीज। ओके, कहीं ना कहीं ये हमारी बन रही है फर्स्ट इक्वेशन। अब मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, आप ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, है ना, ये क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, मेक श्योर कि आप है ना, आप क्वेश्चन नोट करके एक जगह लिखे रहेगा। मैं बार बार क्वेश्चन की बात करूंगा, आपके सामने क्वेश्चन होना चाहिए। मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं है। ओके, सो मुझे ये हुआ कि 12% ऑफ x प्लस 10% ऑफ y इज इक्वल टू 2600। मैंने इसे थोड़ा मैथमेटिकली सॉल्व किया, और मुझे नजर आने लगा कि यहाँ से तो मैं पहली इक्वेशन बना लूंगा। मैंने क्या किया, मैं थोड़ा इसे सिंप्लीफाई करने के चक्कर में हूँ, मैंने लिखा इसे 12x, ये अपॉन 100 और यहाँ भी अपॉन 100, एलसीएम लेकर के 100 उधर भेज दे रहा हूँ, प्लस 10y इज इक्वल टू 2600, और ये 100 जो उधर मल्टीप्लाई में जाएगा, 2 जीरोस और बढ़ जाएंगे। पक्की बात है, जो एकदम समझ में आना चाहिए। इसे मैं कह दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको मैं 2 से सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, बट देखते हैं क्या नीड आती है। अगर 2 से सिंप्लीफाई करने की नीड आएगी तो हम बाद में सिंप्लीफाई करेंगे। अभी मैंने ऐसी इक्वेशन बनाई। ओके, तो ये पहले स्टेटमेंट से इक्वेशन बनी है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो बिल्कुल रीजनेबल तरीके से कि हम कैसे स्टेप बाय स्टेप मतलब निकाल रहे हैं। ओके, फिर आप देखें उसके बाद लिखा था क्वेश्चन में बट, उसके बाद देखिए क्या लिखा था कि बट इफ ही हैड इंटरचेंज द अमाउंट, अगर उसने अमाउंट की अदला बदली की होती तो उसे 140 रुपए कम इंटरेस्ट मिलते। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब वो देखिए अब क्या कर रहा है, अब वो x रुपए 12% पर नहीं लगा रहा है, अब ये x रुपए 10% के हिसाब से लगा रहा है। अकॉर्डिंग टू द न्यू सिचुएशन ऐसे लिख दे रहे हैं, रुपीज x इज, केस नंबर 2 लिख दे रहा हूँ यार, फर्दर लिख ले रहे हैं, चलो फर्दर लेट रुपीज x is invested at 10% interest and rupees y is invested at 12% interest। पहले क्या था, पहले 12% इंटरेस्ट पर x रुपीज हम इन्वेस्ट कर रहे थे, और 10% के साथ y रुपीज इन्वेस्ट कर रहे थे। अब हमने अदला बदली कर दी, इंटरचेंज कर दिया अमाउंट। नाउ इन दिस सिचुएशन, in this situation according to the question, अब जो हमको इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट क्या मिलेगा, 10% ऑफ x, 10% ऑफ x प्लस 12% ऑफ y, 12% ऑफ, सॉरी
12% ऑफ y इज इक्वल टू 2600 से कितने रुपए कम मिल रहा है इंटरेस्ट? 140 रुपीज लेस। अच्छा, तो यहां से मुझे मिल जाएगी सेकेंड इक्वेशन। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। स्कूल में 2-2 3-3 बोर्ड लगे होते हैं, सारा कंटेंट रहता है ताकि हम रिवाइज कर सकें। यहाँ पर ऐसा नहीं है। हाँ, वीडियो दोबारा जरूर देख सकते हैं रिवीजन के लिए। ओके, सो मैं इस क्वेश्चन को बार बार इतना समझा इसीलिए रहा हूँ कि इस तरह के क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, कॉन्सेप्चुअली प्रॉब्लम होती है, थोड़ा फोबिया भी होता है इस टाइप के क्वेश्चन का कि कहाँ सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। बट ट्रस्ट मी, इस तरह के क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं। बस आपको बेसिक मतलब मालूम होना चाहिए कि प्रॉफिट कैसे निकाला जाता था, कॉस्ट प्राइस लॉस ये सब कैसे निकालते थे, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का फंडामेंटल बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, ये सब अगर पता है ये सब क्वेश्चंस में कुछ नहीं होता। ओके ओके ठीक है। 10% ऑफ एक्स, 10 इंटू एक्स अपॉन 100 प्लस 12 इंटू वाई अपॉन 100 इज इक्वल टू, अब ये माइनस कर देते हैं, 0 6 5 minus 1 it will be 4। ओके ओके, सो ये 100 उधर चला जाएगा, ये हो गया हमारा 10x प्लस 12y इज इक्वल टू, ये 100 उधर चला जाएगा, 246000 एंड दिस विल बी आवर सेकंड इक्वेशन। ये पहली इक्वेशन और ये दूसरी इक्वेशन। तो बड़ा सिंपल है ना सॉल्व करना। आप देखिए, ये 12x है, यहाँ 10y है, यहाँ 10x है, यहाँ 12y है। ये जो x और y के कोफिशिएंट है ये इंटरचेंज हो रहे हैं। यहाँ एक बार x के साथ 12 लगाए, यहाँ y के साथ 12 लगाए, यहाँ y के साथ 10 लगाए, यहाँ x के साथ 10 लगाए। और इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करने का एक ढंग बताया गया है। एक बार इन दोनों को ऐड कर लीजिए, ऐड करने से इक्वेशन मिल जाएगी, एक बार इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। ओके, या आप चाहें तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हम इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो ये 60 हो जाएगा, इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो भी ये 60 हो जाएगा, है ना। आई होप आप ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर, अच्छा चलो यार मैं कर लेता हूँ, मैं कर देता हूँ। आप यहाँ नोट कर लो यहाँ तक, ओके। आई होप आपने यहाँ तक नोट कर लिया हो। तो मैं दोनों इक्वेशंस यहाँ लिख दे रहा हूँ। सो फटाफट से देखते हैं। ये इक्वेशन नंबर 2 थी। आप सबसे पहले लिखेंगे एडिंग 1 एंड 2, ये ऐड करेंगे 12 एंड 10 22x हो जाएगा, 12 एंड 2 10 22y हो जाएगा, और इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हम आई थिंक आ जाएगा 1 2 3 और ये हो गया 6 और ये आ गया 22 कॉमन हो जाएगा। आई थिंक 22 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 22 से डिवाइड करना होगा इधर, 22 2 जा 44 6 22 3 जा, ओके ये हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर 3। और अब आप लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। तो 2 को हम फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 12 में से 10 चला गया 2x, 10 में से 12 चला गया -2y, और 260 में से 264 तो ये आ जाएगा हमारा 140 100। और ये 2 कॉमन ले लेंगे हम यहाँ से, ये जाएगा हमारा x माइनस वाई इज इक्वल टू 7000। ये हो गई क्वेश्चन। अब फर्स्ट और सेकंड को ना सॉल्व करने की बजाय मैं थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करूंगा, ठीक है, क्योंकि थर्ड और फोर्थ कहाँ से आई है, इन्हीं दोनों से। इन दोनों को ऐड करने पर ये आया था, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर ये आई है। तो मैं इन दोनों को सॉल्व करूं या इन दोनों को सॉल्व करूं, एक ही बात, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व करना यार बहुत सिंपल है। आप इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो y कैंसिल हो जाएगा, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो y कैंसिल, सॉरी x कैंसिल हो जाएगा, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। एंड आई होप एंड आई विश कि आप यहाँ से तो बिल्कुल आराम से इक्वेशन कर लेंगे। थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को आप चाहे एलिमिनेशन से सॉल्व कर लीजिए, इट्स क्वाइट सिंपल। let me guess 17 6 तो 15 हो गई,
x की वैल्यू आ गई 15 और y की वैल्यू आ गई आपकी 8। x इज इक्वल टू 15,000। सॉल्विंग थर्ड एंड फोर्थ, x इज इक्वल टू आएगा ₹15,000 एंड y की वैल्यू आएगी ₹8,000। दिस इज द आंसर। और ये इन दोनों को आपको सॉल्व करके लाना होगा और आई होप आप यहाँ से आप कर लेंगे। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। सो हमारा सेकंड क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, और यहाँ लिखा हुआ है सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। और क्वाड्रेटिक फार्मूला से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए दी जाएगी एंड दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हियर। m/n x स्क्वायर प्लस n अपॉन m इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2x। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये भी होता है ना कि जब कोई अनचाहे सवाल या कोई अनवांटेड क्वेश्चन जो है ऐसा क्वेश्चन जो हमने प्रैक्टिस ना किया हो या जब कभी देखा ना हो, जिसकी कभी है ना प्रिडिक्शन ना की हो कि हाँ इस टाइप का कुछ आएगा, और अगर ऐसा क्वेश्चन बुक्स में तो ठीक है, अगर एग्जाम में आ जाता है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे यार ये क्या आ गया, ये तो पहली बार देख रहे हैं। देखिए जो क्वेश्चन पहली बार आया होगा या आपको ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन तो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ था, आरएस अग्रवाल में नहीं दिया हुआ था या किसी भी बुक में, पहली चीज़ तो वो क्वेश्चन बहुत सिंपल होगा। एकदम ये बात तय है कि वो क्वेश्चन को बहुत सिंपल होना है। ऐसे टाइम पर हमको क्या करना है ना कि उस क्वेश्चन को साइड कर देना है, बाकी क्वेश्चंस आप सॉल्व कीजिए। वैसा तो है नहीं कि सारे क्वेश्चन बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल होंगे कि आप सब अनचाहे क्वेश्चन आ गए, अनवांटेड क्वेश्चन आ गए। भाई पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन आपको आते होंगे, उन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। और इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आ जाए आपको ऐसा लगे कि यार ये तो मैंने कभी नहीं देखा, तो उसको साइड कर दीजिए, ज़्यादा भाव देने की जरूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चन को। और लास्ट में थोड़ी बातचीत करते हैं इससे। हमने कहा कि अच्छा भाई तुम्हें क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करना है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होनी चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का एक टर्म होता है, एक एक्स का टर्म होता है और बाकी कांस्टेंट टर्म होता है। तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, एक्स वाला टर्म मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। ओ तो ये इक्वेशन थोड़ी अरेंज नहीं है, तो मैं इसको थोड़ा सही ढंग से लिखूंगा। द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, मैं इसको ऐसे लिख ले रहा हूँ m/n x स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म, इसके बाद मुझे x वाला टर्म लिखना है, माइनस 2x इधर बोला गया है, प्लस 2x प्लस n अपॉन m, और ये 1 को इधर बुला लिया, माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब मुझे दिखाई दे रहा है क्या, अब मुझे दिखाई दे रहा है कि ये a है, ये b है और ये पूरा कांस्टेंट टर्म c है। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, आप चाहें तो एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम ले करके भी काम हो सकता है ना। आप चाहें तो ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, ठीक। mx स्क्वायर, ओके, यहाँ m है और यहाँ n, m और n का एलसीएम क्या आ जाएगा, mn। n से इसमें डिवाइड किए, m बचा, m को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए, m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस, यहाँ तो अपॉन में 1 था, 1 से इसमें डिवाइड किया, mn आया, mn का ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 2mnx, है ना। अब ये नहीं कि एलसीएम लेना नहीं आता, प्लीज, है ना। एलसीएम वगैरह अच्छी, ये सब तो तुम बेसिक 6-7 से हम लोग करते आ रहे हैं। ओके एंड देन यहाँ पर देखिए, यहाँ हम व्हाट विल वी डू, आप यहाँ m से डिवाइड करेंगे, n आएगा, n पे इसे मल्टीप्लाई करेंगे, n स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ डिनोमिनेटर में 1 है, 1 से मैं इसमें डिवाइड करूँगा, mn आएगा, mn को 1 में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो माइनस mn आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0, है ना। तो कुछ भी परेशान होने जैसा नहीं है, हमको समझ में आया कि हमने एलसीएम ले लेना चाहिए। ये फ्रैक्शन उक्शन में ए बी सी की वैल्यू क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में अगर हम पुट करेंगे, फ्रैक्शन में जो वैल्यूज दी हुई है, ये ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू, ये सी की वैल्यू, अगर इस तरह से मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में पुट करूंगा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इसलिए मैंने एलसीएम ले लिया, ठीक है। आपको नहीं अच्छा लग रहा है एलसीएम लेना तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में। ओके, सो ये mn जो डिवीजन में ये उधर चला जाएगा, खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो बचा क्या हमारे पास, m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2mnx प्लस n स्क्वायर माइनस mn।
इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज द क्वाड्रेटिक, यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यही जो क्वेश्चन में दी हुई थी। अब इसकी शक्ल थोड़ी कंफर्टेबल दिखाई दे रही है, अब लग रहा है कि हाँ अब क्वाड्रेटिक, अब हिम्मत जुटा पा रहे हैं कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर सके। ये तो बड़ा है ना ब्लंडर, मतलब बहुत बल्कि दिखाई दे रहा था, ब्लंडर नहीं, बहुत बल्कि दिखाई दे रहा था। सो इसके आगे हम लोग करेंगे, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, आई होप यू ऑल आर डन। सो क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला याद है ना? क्वाड्रेटिक ये सब, अब ये नहीं कि बार बार बुक से देख करके आप लिख रहे हो क्वाड्रेटिक फार्मूला, मेक श्योर कि आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला याद हो। दिमाग के सोचने से पहले आपका हाथ क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख दे। व्हाट इज क्वाड्रेटिक फार्मूला? सो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला x is equals to minus b plus minus root over b square minus 4ac upon 2a। फार्मूला लिखना नहीं बोलना है एग्जाम में। x is equals to minus, what is the value of b here? 2mn plus minus square root of, again the value of b is 2mn, 2mn b का square करना है हमने, minus 4 times what is the value of a in this quadratic, n square, and what is the value of c in this quadratic, this one is the c, so ये हो जाएगा हमारा n square minus mn upon 2a, and a was m square। तो ये हमने भाई साहब वैल्यूज पुट कर ली है ना। अब इसे हम एक बार के लिए इरेज कर दे रहे हैं। ओके, सो x इज इक्वल्स टू, बिल्कुल हिम्मत नहीं हारिएगा, बिल्कुल घबराएंगे मत, क्वेश्चन लेन दी जा रहा है, जाने दीजिए। आपको बस इतना ध्यान रखना है हर स्टेप में कि आप मैथमेटिकली कुछ गलत ना कर रहे हो, आपने एलसीएम लेते टाइम गलती ना की हो, आपने वैल्यूज पुट करते टाइम गलती ना की हो। ठीक है, मैं गलती कर सकता हूँ, मैं टीचर हूँ, मेरा दूध भात है मैं गलतियाँ कर सकता हूँ, आप नहीं गलती कर सकते। एग्जाम आपको देना है, ठीक है, मुझे अलाउड है। ओके, -2mn प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, ये इसका स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 4m स्क्वायर n स्क्वायर, अच्छा सर ये मल्टीप्लाई जाएगा -4m स्क्वायर n स्क्वायर। देखो ये कट गया, इससे पता चलता है कि हमने कुछ सही काम किया है अगर ये नहीं, अगर यहाँ प्लस आ रहा होता या ये दोनों कैंसिल नहीं हो रहे होते तो दिमाग में डाउट होता कि अरे यार कुछ गलत तो नहीं किया हमने। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन खुद बताती है कि आप सही जा रहे हैं। इन दोनों का कैंसिल होना ये बता रहा है कि हम सही जा रहे हैं। माइनस माइनस प्लस 4m स्क्वायर कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, m स्क्वायर और ये m क्यूब हो जाएगा और एक n बचा, ओके, अपॉन 2 टाइम्स m स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया, और यहाँ पे बचेगा हमारा x इज इक्वल टू -2mn प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ बचा 4m क्यूब n अपॉन 2m स्क्वायर। ओके, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर आ जाएगा। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ तक हो गया। So x is equals to -2mn प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, हाँ भाई, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर आ गया, रूट में m क्यूब है ना, इसको मैं ऐसे लिख लूँ m स्क्वायर इंटू एम एन अपॉन 2m स्क्वायर, ये m स्क्वायर का स्क्वायर रूट बाहर क्या आ जाएगा m, और रूट में कौन बचा, रूट में बचे एम एन। अब आप देखिए ये 2 कॉमन लेके हम कैंसिल कर सकते हैं, एक m भी कॉमन आ जाएगा और एक m भी सब में से कैंसिल हो जाएगा, और x की वैल्यू बची हमारी -n प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ mn अपॉन m। देखिए यहाँ से रूट n भी कॉमन, कोई मतलब नहीं है, तो हमारा ये दो रूट्स आ गए कौन कौन से, अल्फा इज इक्वल्स टू -n प्लस और बीटा इज इक्वल टू, एक बार प्लस साइन के साथ और एक बार माइनस साइन के साथ। Oh, these two are the zeros of the given quadratic. This is the answer.
इसे नोट कर लीजिए, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, सो वी हैव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं क्या लैंग्वेज है इसकी, क्या क्या कहना चाह रहा है ये लिखा हुआ है एट टी मिनट्स, ओके, एट टी मिनट्स, टी मिनट के बाद, एट टी मिनट्स पास्ट 2 PM, दोपहर 2 बजे से टी मिनट्स बाद, द टाइम नीडेड बाय द मिनट हैंड क्लॉक। मिनट हैंड क्लॉक और हैंड क्लॉक ये क्या होती है तो हम सब अच्छे से जानते हैं। टू शो 3 PM वॉज, अच्छा मतलब समय 2 बजे से कुछ ज्यादा हुआ है, कितने मिनट ज्यादा हुआ है ये हमें मालूम नहीं है, यहाँ बताया टी मिनट। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझिए कि 2:45 हुआ है, तो यहाँ पे टी की वैल्यू क्या है, 45 मिनट्स। 2 hours 40, सॉरी, जैसे 2 hours और 45 मिनट्स हुए हैं, है ना, 2 hours 45 मिनट्स, यहाँ टी की वैल्यू क्या है, 45। एट टी मिनट्स पास्ट 2 PM, 2 बजने के 30 मिनट बाद, तो यहाँ 2 hours 45 मिनट का मतलब क्या, 2:45। भाई दोपहर है या सुबह, इट डजंट मैटर, यहाँ भी PM लिखा है, यहाँ भी PM लिखा है, तो उसको ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ा। ये कुछ ऐसा कह रहा है कि 2 बजे से 45 मिनट बाद, तो टी मिनट्स पास 2 PM, ठीक है। द टाइम नीडेड बाय द मिनट हैंड क्लॉक टू शो 3 PM। अब यहाँ इस सिचुएशन में मिनट हैंड क्लॉक को कितना टाइम चाहिए 3 बजे दिखाने के लिए, मतलब 3 बजाना हो, घड़ी को 3 है ना, 3 बजाना हो, तो मिनट हैंड क्लॉक को कितने मिनट और चाहिए, 15 मिनट्स। अगर ये मिनट हैंड क्लॉक 45 मिनट को 60 मिनट कर दे, 15 मिनट्स और बढ़ जाए तो वो 60 मिनट, तब तो 3 बज जाएगी। तो यही बात कह रहा है, कुछ इस तरह से कुछ कह रहा है। अगर आप बार बार सवाल पढ़ेंगे, बार बार प्रॉब्लम फेस करेंगे, तो आपको हिंट मिल जाएगा, लीड मिल जाएगी कि कहाँ से इनिशिएट करना है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब टाइम देने से आता है। आप क्वेश्चंस, अलग अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, उनको टाइम दीजिए, आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा इसका। ओके, तो मैं कुछ ऐसा सोच रहा हूँ, ये क्या कहना चाह रहा है कि 2 बजे से टी मिनट बाद जो मिनट हैंड क्लॉक है, उसे 3 PM शो करने के लिए जितने टाइम की नीड है, द टाइम नीडेड बाय मिनट हैंड क्लॉक टू शो 3 PM, उसकी बात हो रही है। ओके, द टाइम needed by minute hand clock to show 3 PM after t minutes past 2 PM is equals to, यही बात है। 2 बजे से टी मिनट के बाद, तो मैं मान ले रहा हूं 2 बजे से 15 मिनट बाद, 2:15 हो चुके हैं, तो 3 बजाने के लिए कितने मिनट और चाहिए आपको, 45 मिनट्स और चाहिए। ये 45 मिनट्स आपने निकाला कैसे, 60 में से 15 को माइनस करके। मान लीजिए 2:20 है ना, 2:20 हुए, 2 hours 20 मिनट्स में। तो अब घड़ी को 3 बजाने के लिए मिनट हैंड क्लॉक को कितने मिनट और रन करना है, 40 मिनट्स और रन करना है। या 40 आप कैसे निकालना है, 60 मिनट्स में से इस 20 को माइनस कर दे रहे। अब यही बात समझिए, 2:t हुए, टी मिनट्स, तो अब मिनट हैंड क्लॉक को इसे 3 बजाने के लिए कितने कितने मिनट और बढ़ाने पड़ेंगे, 60 माइनस टी मिनट्स। यही सब छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ग्रैब करनी है। एक बार पकड़ में आ गई, सवाल की कमर टूट जाती है। तो ऐसा कुछ हो रहा है, तो ये जिस टाइम की बात कर रहा है, घड़ी को 3 बजाने के लिए मिनट हैंड क्लॉक को जितना मिनट चलना है, वो मिनट ये है, 60 माइनस टी मिनट्स। ओके, एंड दिस टाइम वॉज, यहां से अब आगे पढ़ रहे हैं, दिस टाइम वॉज फाउंड टू बी 3 मिनट्स लेस देन टी स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, this time was found to be 3 minutes less than t square by 4। ये t square by 4 से कम है, कितना कम है,
3 मिनट कम है। ये जो टाइम है 60 माइनस 3 मिनट, ये टी स्क्वायर बाई 4 से 3 मिनट कम है, तो टी स्क्वायर बाई 4 में से 3 माइनस कर देंगे तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। दिस टाइम वाज फाउंड टू बी 3 मिनट लेस देन टी स्क्वायर बाई 4। यही जो स्टेटमेंट लिखा है उसे मैंने एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर दे दिया, एंड दिस इज आवर इक्वेशन। देखिए ये इक्वेशन बन गई, यहाँ टी स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ टी लिखा हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का था। सो मैं फटाफट से जरा एलसीएम ले लूं, ये 4 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 240, 4 का टी में मल्टीप्लाई होगा 4 टाइम्स टी इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस 4 का 3 मल्टीप्लाई होगा 12। मैं यहीं पर इसको थोड़ा सॉल्व लिख दूं, ये टी स्क्वायर, ये माइनस 40 उधर चला जाएगा प्लस 40, ये 240 उधर चला जाएगा माइनस 12 के साथ ऐड होकर 252 हो जाएगा। आई होप कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, ये आपका टास्क होगा। एक्चुअली आप मुझे कमेंट में बताइए कि इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं, ओके। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लेंगे, चाहे फैक्टराइजेशन से, कोशिश कीजिएगा फैक्टराइजेशन से सॉल्व करने की। क्वाड्रेटिक लगाएंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे तो और लंबा चला जाएगा। मेक श्योर कि आप इसे फैक्टराइजेशन से सॉल्व करें। तो इसे सॉल्व करना आपकी रिस्पांसिबिलिटी होगी, इसे सॉल्व करके आप टी निकाल लीजिएगा, दैट विल बी द आंसर। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ओके। सो अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन था हमारा 2 टी मिनट्स ना आफ्टर पास्ट टी मिनट्स पास्ट 2 PM वाला जो क्वेश्चन था अभी टाइम वाला, है ना, इस टाइम को देखिए। वो क्वेश्चन शुरू में हो सकता है अंडरस्टैंडिंग बेसिस से देखा जाए तो हो सकता है वो आपको थोड़ा टिपिकल लग रहा हो, बट देखिए कितना छोटा सवाल था, है ना। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आए, एकदम हमेशा कभी भी पैनिक नहीं हुई। अगर आप मेंटल स्टेबिलिटी खोएंगे या तो आप जिद्दी रहिए या मैथमेटिक्स जिद्दी रहे। अगर मैथ्स जिद्दी है तो आपको भी उसके बराबर जिद्दी होना पड़ेगा। अगर मैथ्स की जिद जीत गई तो आपसे सवाल नहीं लगेगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इसको मैथ्स आपको कितना भी कंफ्यूज करने की कोशिश करे, कितना भी डराने की कोशिश करे, आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करे, आप बिल्कुल न्यूट्रल रहा कीजिए। लगा तो ठीक, नहीं लगा कोई बात नहीं, है ना। लालच में कभी मैथ्स नहीं लगानी चाहिए। सो विल सॉल्व अनदर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी किसी ने पूछा है, कमेंट किया है। इफ b is equals to 0 and c is less than 0, is it true that the root of this quadratic equation are numerically equal and opposite in sign? Justify your reason, justify your answer. तो सबसे पहले जिस स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, या जो भी इस तरह की, अगर आपने इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व ना किया तो आप वीडियो पॉज कीजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए यहाँ पे। तो बहुत बचकाना सवाल है और ये क्वेश्चन क्वेरी में नहीं आना चाहिए था। ये आप टाइम अगर थोड़ा सा देते, थोड़ा सा सोचते तो ये बन जाता सवाल। खैर हम लोग देख लेते हैं। तो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन इज, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सिंस b की वैल्यू तो 0 दी हुई है, x स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ सिंस b इज इक्वल टू 0, ये तो गिवन है। और c को लेस देन 0 लिखा हुआ है, 0 से छोटा मतलब नेगेटिव, मतलब c कोई नेगेटिव नंबर है। c अगर कोई नेगेटिव नंबर है तो मतलब -1 हो सकता है, -5 हो सकता है, -1/2 हो सकता है, -√2 हो सकता है। तो मैं c की वैल्यू -k लिख देता हूँ। पुट c is equals to -k as c is less than 0। यहाँ k पॉजिटिव है, where k is a positive number। अब इतना मत देखिए कि ये क्या क्या लिखा हुआ है, ये a b c d, अगर ऐसा लग रहा हो तो मत लिखो, इतना टिम्मा मत करो। बिल्कुल सिंपली सोचिए, अगर c कोई नेगेटिव नंबर है, अगर c लेस देन 0 है तो c की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, -1 -2 -3, कुछ भी लिख लो, -5 लिख लो, आपकी मर्जी, -4 लिख लीजिए, कुछ भी जो आपकी मर्जी। c नेगेटिव है तो कोई भी नेगेटिव नंबर हो सकता है। तो मैंने कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं रखा था, इसीलिए मैंने k रख दिया था सिंपली, ठीक है, कोई कुछ भी हो सकता है, ओके।
हाँ के पॉजिटिव नंबर है तो ये माइनस के उधर चला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के। तो x की वैल्यू किसी नंबर का स्क्वायर करने पर k आ रहा है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस अंडर रूट के। आया ना। आप खुद सोचिए अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ रहा है तो x की वैल्यू क्या आएगी, किस नंबर का स्क्वायर करने पर 4 आता है, +2 का भी और -2 का। तो अगर एक्स स्क्वायर k है तो x की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस अंडर रूट के। तो आप देखिए दोनों रूट्स, दो रूट्स आ रहे हैं, दोनों रूट सेम है, रूट के ही है, एक तो प्लस में आएगा और एक तो माइनस में आएगा। तो ये जो लिख रहा है is it true that the root of this are numerically equal and opposite in sign, तो yes it is true, न्यूमेरिकली दोनों रूट्स इक्वल है, रूट के एंड रूट के, मगर अपोजिट इन साइन, साइन में अपोजिट है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। तो अब लास्ट में yes the given statement is true, खत्म। जस्टिफिकेशन हमने मैथमेटिकली दे रखा है, कुछ है ही नहीं। ये बड़ा बड़ा आसान सवाल था। बी की वैल्यू 0 कह ही दिया था हमने, बी की वैल्यू 0 रख दी, सी को नेगेटिव रखने के लिए कहा था हमने, सी की वैल्यू नेगेटिव रख दी, उसके बाद हमको खुद ही पता चल गया कि रूट्स क्या है ना। तो बट ठीक है, अच्छी बात है। मुझे लगता है कि मैंने कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने पहली बार सॉल्व किए हैं। मैंने इधर 3-4 साल 5 साल की टीचिंग में कोई किसी स्टूडेंट ने ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं, तो अच्छी बात है, आपके साथ साथ मेरी भी नॉलेज बढ़ रही है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाले लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। आई होप जो जो डाउट्स और जो जो क्वेश्चंस आज हम लोगों ने सॉल्व किए, फर्स्ट क्वेश्चन लीनियर इक्वेशंस का और बाकी क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, आई होप आपको सब समझ में आया हो। चंद्रा पब्लिक स्कूल मऊ के सारे स्टूडेंट्स अपना रिस्पांस गूगल क्लासरूम ऐप पर ज़रूर दीजिए कि आपको लेक्चर समझ में आया है नहीं, ठीक है। ये बेहद ज़रूरी होता है, मुझे अच्छा लगता है जब आप अपना रिस्पॉन्स देते हैं कि हाँ सर समझ में आ गया, अंडरस्टूड, इट वॉज परफेक्ट, गुड, सब बताया कीजिए, थोड़ा मुझे पता चलता है, एक अच्छा बॉन्डिंग बनती है, कोऑर्डिनेशन बनती है। खूब खुश रहिए, खूब मेहनत कीजिए।